Very good morning and welcome to all students. Today we will be discussing the concept of rent-free furnished accommodation and accommodation provided at concessional rate. Okay. लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन के प्रोविजंस को डिस्कस करना शुरू किया था. ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको रहने के लिए अगर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको रहने के लिए कोई जगह देता है, इंस्टेड ऑफ हाउस रेंट अलाउंस वो आपको रहने के लिए कोई जगह देता है, कोई फ्लैट देता है या कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, और उसके वो अकोमोडेशन आइदर वो फ्री में प्रोवाइड करता है या किसी कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करता है, कम रेट पे अगर वो प्रोवाइड करता है तो उस बेनिफिट को हम पर्किसाइट कहते हैं एंड इट इज ट्रीटेड एज अ पर्किसाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन. ओके, तो पर्किसाइट्स का डिस्कशन हमारा शुरू हो चुका है और उसमें पहला जो पर्किसाइट है वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन का. जैसे हाउस रेंट अलाउंस इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वैसे ही जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. सम जो आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं उसमें एक तो आपको एचआरए की प्रोविजन आएगी या रेंट फ्री अकोमोडेशन की प्रोविजन आएगी. दोनों ही प्रोविजंस कभी भी एक साथ नहीं आएगी क्योंकि आपको घर एक तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो घर प्रोवाइड करेगा रहने के लिए या तो फिर एचआरए देगा. दोनों ही चीजें आपको कभी भी नहीं मिलेगी. तो जब भी आपको कोई भी इनकम टैक्स का सैलरीज का सम आता है तो एक बात के लिए श्योर रहिए कि आइदर यू विल गेट रेंट फ्री अकोमोडेशन एज एन एडजस्टमेंट और एचआरए. तो कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन के डिस्कशंस का पार्ट हमने शुरू कर दिया था. ओके, और एक चार्ट भी हम लोगों ने बनाया था कि अगर जो एम्प्लॉय होता है उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस हम कैलकुलेट करते हैं और जो भी प्रॉपर्टी की लाइसेंस फी रहेगी वो उसकी वैल्यू बन जाती है. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो आप देखते हो कि ये जो घर है जो रहने के लिए दिया है एम्प्लॉयर ने वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है या रेंटेड है. ओके, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो वी टेक द वैल्यू ऑफ हाउस बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. अगर 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम वैल्यू लेते हैं 15% ऑफ सैलरी. अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी और 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी. उसी के अगेंस्ट अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वी टेक 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर. ओके, सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमने कल डिस्कस किए थे. इसमें एक चीज और ध्यान रखने जैसी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए. ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा. तो यहां तक का जो सिलेबस या जो प्रोविजन था रेंट फ्री अकोमोडेशन का हमने कल डिस्कस किया था. इसमें एक और चीज ध्यान रखिए कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है. सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन मीन्स व्हाट? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस, कमीशन, फीस, all other taxable allowances and monetary payments which are chargeable to tax. Okay, सैलरी का मीनिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है. यहाँ पे आपको सभी चीजें सैलरीज में कंसिडर करनी होती है. ओके, सो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे. जो एक प्रॉब्लम हमारा कल रह गया था वो प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे. प्रॉब्लम नंबर 10 है शायद. यस, श्री कुलकर्णी ऑफ दिल्ली सबमिट्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2010-11 है. अगेन इसको 2019-20 कर देना है. बेसिक सैलरी है 9,000 रुपीज फॉर 8 months एंड 11,000 रुपीज फॉर रिमेनिंग मंथ्स. वैसे बेसिक सैलरी कैसे है?
8 महीनों के लिए 9,000 रुपीज पर मंथ है, और उसके बाद 11,000 रुपये पर मंथ हो जाती है बाकी के महीनों के लिए। बाकी कितने महीने बचते हैं? 8 महीने के लिए अगर 9,000 है तो बाकी के 4 महीनों के लिए 11,000 रुपीज हो जाती है। ओके, इसके बाद डियरनेस अलाउंस आता है 60% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस है 20,000 रुपीज, कमीशन है 3% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर है 5,50,000, कन्वेयंस अलाउंस है 700 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 3,500 रुपए। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी कितना है? 3,500, and employer provided him rent free house, rent for which is 3,000 rupees paid by employer, furniture of rupees 45,500 was also provided by the employer for his personal use. Employer and employee contributed 15% each to RPF, 15% of basic salary to RPF. RPF का मीनिंग क्या है यहाँ पे? RPF का मीनिंग है recognized provident fund. ओके, RPF का क्या मीनिंग होता है? recognized provident fund. ओके, प्रोविडेंट फंड में 15% जो पैसा है वो हमने और आपके एम्प्लॉयर ने दोनों ने जमा किया है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे नई पॉइंट्स है, बाकी सब पॉइंट्स तो हमेशा वाली पॉइंट्स है जो हमने इसके पहले भी डिस्कस की है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स है वो आपकी अभी की पॉइंट्स है, न्यू पॉइंट्स। ओके, सो अब एक एक करके हम इस पे हमारा डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं, सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो आपको जो भी आंसर्स आपको कहने हैं मुझे, तो आप चैट विंडो में आंसर्स आपके कह सकते हो। ओके, वी विल स्टार्ट अवर सम। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। क्या है उनका बेसिक सैलरी? 9,000 भी है और 11,000 भी, तो इसको लिखोगे कैसे? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में 9,000 रुपीज मिले हैं उसको 8 महीने के लिए, एंड 11,000 रुपीज मिले हैं 4 महीने के लिए। तो आपका जो कैलकुलेटर होगा उसमें 9,000 इंटू 8 प्लस 11,000 इंटू 4, 9,000 इंटू 8 कितना आता है? 72,000 प्लस 44,000, 1,60,000। यस, हाँ, सर वो 9,000 फॉर 8 मंथ बोला हुआ है, तो पर ईच मंथ थोड़ी रुपीज 9,000 फॉर 8 मंथ्स। मतलब अब यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, लेकिन यू हैव टू अज्यूम कि पर मंथ होगा। 8 महीने में कोई 9,000 की सैलरी कैसे लेगा? हाँ सर, वही एक्चुअली मुझे लग ही रहा था कुछ तो भी मिसिंग नहीं है नहीं नहीं, वहाँ पे वो एक वर्ड मिसिंग है जस्ट। ओके, what you have to understand it, Yes. it's 9,000 rupees per month for 8 months. Okay, so 9,000 okay. for 8 months and 11,000 for 4 months कितना आता है? 1,16,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस है 60% ऑफ बेसिक सैलरी। तो डियरनेस अलाउंस कितना आता है? 60% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, तो बेसिक सैलरी है 1,16,000, तो इसका 60% करो, 69,600 आ रहा है। लेट अस सी, 69,600, करेक्ट। नेक्स्ट, बोनस है 20,000 रुपीज, बोनस है 20,000 रुपीज। कमीशन है 3% ऑफ टर्नओवर, एंड टर्नओवर इज 55, not 55,000, it's 5,50,000. Okay, so commission is 3% on 5,50,000. Commission 3% on
5,50,000। तो कीजिए इसका कंप्यूटेशन। 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, 16,500, करेक्ट। नेक्स्ट, कन्वेयंस अलाउंस 700 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 3,500। सो कन्वेयंस अलाउंस, अच्छा अब बताओ मुझे कन्वेयंस अलाउंस क्या है, ऑफिशियल अलाउंस है क्या पर्सनल अलाउंस है? तो कन्वेयंस अलाउंस जो है ये एक ऑफिशियल अलाउंस है। तो जो भी पैसा आपको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए मिलता है वो आप क्या करते हो, उसको आप ऑफिशियल, जितना ऑफिशियल पैसा खर्चा करते हो उतना आप लेस करते हो जो मिला हुआ पैसा उसमें से। तो आपको यहाँ पे मिला हुआ कितना है, 700 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यू हैव रिसीव्ड 8,400 रुपीज। ओके, कैसे आया ये 8,400? तो ये जो 700 रुपये है ना कन्वेयंस अलाउंस का, 700 मल्टीप्लाइड बाय 12 करने का, तो 8,400 आएगा आपका, 8,400। इसमें से लेस यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हमने 3,500 रुपया यूज किया है। तो 8,400 में से 3,500 गए, 4,900 बचते। कितना बचता है? 4,900। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आपने, आपकी सैलरी में से 3,500 रुपया प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है। ओके, किसने पे किया है ये? आपने पे किया है कि एम्प्लॉयर ने पे किया है? कहीं पे एम्प्लॉयर का नाम है क्या? यहाँ पे एम्प्लॉयर ने उसकी तरफ से पे किया है क्या? नहीं, आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, मतलब आप ही ने पे किया है। ओके, सिंस यू हैव पेड इट, ऊपर उसको ऐड करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे क्या? नो। अगर हमारा एम्प्लॉयर पे करता था तो हम प्रोफेशनल टैक्स पहले ऐड करते थे और फिर यहाँ से लेस करते थे, लेकिन सिंस हमारे एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया है, हमारी ही सैलरी से हमने डिडक्ट किया है, तो जब हम नीचे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी के बाद जब कंप्यूटेशन करेंगे उस समय हम ये प्रोफेशनल टैक्स को डिडक्ट करेंगे। एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे अभी भी लिख सकते हो डायरेक्टली, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, ऐसा लिख के पहला लिख देने का, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अमाउंट नहीं लिखने की। सेकंड लिख देने का, एंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या? नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स कितना है? प्रोफेशनल टैक्स 3,500 रुपया लिख के रखने का। ओके, राइट डाउन 3,500। ओके, सो प्रोफेशनल टैक्स हो गया। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो तो कोई भी चीज़ आपकी रह नहीं जाती, आप उसको फॉर्मेट में लिख दो, उसको कैलकुलेशन जो और कंप्यूटेशन जो है वो बाद में करो, तो इट विल ऑलवेज बी बेटर। अब देखो नेक्स्ट, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री हाउस। ओके, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम rent free house of rent of which is 3,000 per month paid by employer. ओके, एम्प्लॉयर ने क्या दिया है? रेंट फ्री हाउस दिया है, लेकिन उस घर का रेंट कितना है? 3,000 रुपया पर मंथ है, और उसका रेंट कौन पे कर रहा है? तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, घर के साथ साथ फर्नीचर भी दिया है 45,500 का पर्सनल यूज के लिए। तो ये एक प्रोविजन है जो अभी हमको डिस्कस करनी है। ओके, सो ध्यान से देखिए, ये प्रोविजंस को आप अच्छे से पढ़िए, और उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो चार्ट है इसके साथ हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे वेयर वी स्टैंड। ओके, सो let me open up the problem also side by side.
एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया है, देखो घर मिला है, यू आर रिसीविंग व्हाट, अ रेंट फ्री हाउस। ओके, सबसे पहले आप शुरू करोगे, देखोगे कि एम्प्लॉय जो है आपका जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहां से शुरू करोगे। तो हमारा जो सम है उसमें देखिए मिस्टर कुलकर्णी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, कहीं पे लिखा है क्या कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नो, नहीं सर। कहीं पे भी नहीं लिखा। मीन्स ये जगह पे आप जाओगे क्या? नहीं, इस जगह पे आप जाओगे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे जाओगे, मतलब वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच गए। ओके, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पहुंच गए। अब आपको देखना है कि घर एम्प्लॉयर का खुद का है या रेंटेड है। चलो मुझे सम देख के बताओ आप कि घर एम्प्लॉयर का खुद का है या रेंटेड है, पढ़ के देखो। रेंटेड है। रेंटेड। ओके, रेंटेड है। कैसे, कहाँ से पता चलता है ये? कि देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है कि रेंट इज पेड, 3,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो मतलब घर जो है वो रेंटेड है, वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है। फिर से आप लेफ्ट पे रही जाओगे, आप राइट पे आ जाओगे, ये रेंटेड प्रॉपर्टी। और रेंटेड प्रॉपर्टी रहा तो खाली घर जो सिर्फ अनफर्निश्ड हाउस है उसकी वैल्यू क्या होती है? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is lower. Okay, 15% of salary or rent paid by employer whichever is lower. तो अभी ये चीज हमको लिखनी है हमारे सम में। ओके, तो वर्किंग नोट्स बना के रखेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड accommodation. Okay, value of furnished accommodation, working note number 1. Okay, value of furnished accommodation, working note number 1. वर्किंग नोट नंबर 1 शुरू करें, उसके पहले वर्किंग नोट नंबर 2 पे थोड़ा सा आ जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 हमेशा हमारी क्या होती है? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए। ओके, सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखो बेसिक होगा, देख लो यहाँ पे एक बार। सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, ये सभी टैक्सेबल अलाउंसेस आपके कंसिडर करेंगे। तो अब जब हम लोग लिखेंगे तब ये सभी चीजें हमको कंसिडर करनी होगी। बेसिक आप कंसिडर करोगे 1,16,000, फिर डीए आप कंसिडर करोगे 69,600, बोनस आप कंसिडर करोगे 20,000, कमीशन आप कंसिडर करोगे 16,500, कन्वेयंस अलाउंस अभी कितनी आप और कुछ बचा है क्या? सिर्फ अलाउंस बचा है, तो अलाउंसेस की भी वैल्यू लेनी है आपको। कन्वेयंस अलाउंस आप कंसिडर करोगे कितना कन्वेयंस अलाउंस? तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस। टैक्सेबल वैल्यू क्या है इसमें? देखो ये रिसीव्ड वैल्यू है, ये एग्जेम्प्टेड वैल्यू है। रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड लेस किया तो बाहर आपको मिलती है। आउटर कॉलम की जो वैल्यू होती है ना वो टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि इतने पे टैक्स लगता है। तो कन्वेयंस अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 4,900। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कन्वेयंस अलाउंस, जितनी भी अलाउंसेस होगी उनकी सबकी टैक्सेबल वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। ठीक है, और कुछ बचता है क्या? नहीं, सब कुछ हो गया। जस्ट इसका एक टोटल ले लेना है अभी। ओके, इसका एक टोटल ले लेना है। कितना आता है इसका टोटल? 2,27,000। ओके, देखो ये जो आ रहा है यही आएगा इसका टोटल भी, 2,27,000। ये हो गया हमारा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अब क्या आया था हमारा? ये पॉइंट आया था। यहाँ पे आपको कितना लेना है? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है। अब क्या लिखना है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता, सिर्फ आपको प्रोविजंस जो होती है वो बराबर से लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय
एम्प्लॉयर, ठीक है, घर एम्प्लॉयर का नहीं है, सिंस द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वैल्यू शैल बी एज फॉलोस, ठीक है। वैल्यू किस तरह निकालोगे, ऐसे 15% ऑफ सैलरी, वैल्यू शैल बी एज फॉलोस की जगह पे आप लिख सकते हो वैल्यू शैल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, इन सभी चीजों की लीस्ट जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अभी 15% ऑफ सैलरी कितना है, तो 2,27,000 आया आपने, देखो ये 2,27,000 का 15% करो कैलकुलेट, कितना आता है, बताओ मुझे चैट विंडो में। $34,050, correct? Okay, 34,050 is the value of 15% of salary, ठीक है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, हम जो एज एन एम्प्लॉयर है हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, देखो बेटा, एम्प्लॉयर 3,000 रुपये महीने का रेंट पे कर रहा है, कहाँ पे लिखा है ये, जो पॉइंट नंबर 7 है, देखो, ही इज पेइंग 3,000 रुपीज पर मंथ रेंट, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 3,000 multiplied by 12, okay, rent paid is 3,000 multiplied by 12, वो आता है 36,000, ओके, कितना आता है 36,000। अब इन दोनों में से लीस्ट कौन सी वैल्यू है, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू 34,050 इज द स्मॉलर वैल्यू, तो इसे हम कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, या इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम UFA, ठीक है, UFA मतलब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कितना आता है 34,050, ओके, 34,050। सम खत्म हो गया क्या, हमारा सम खत्म हो गया, नो, या एडजस्टमेंट खत्म हो गई, नो, क्यों, क्योंकि घर जो है वो अनफर्निश्ड थोड़ी प्रोवाइड किया है, घर के साथ साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है, देखो कितने रुपए का फर्नीचर प्रोवाइड किया है, 45,500 रुपए का फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है। तो फर्नीचर अगर प्रोवाइड किया होता है तो क्या करते हैं हम कि जो भी वैल्यू होगी फर्नीचर की, जितने वैल्यू का फर्नीचर प्रोवाइड किया है उस वैल्यू पर 10% हम उसका वैल्यू कंसिडर करते हैं कि दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जो भी वैल्यू होगी फर्नीचर की उसका 10% हम कंसिडर करते हैं हमारे सम में। तो अभी हमारा सम देखो, यहाँ पे फर्नीचर कितने रुपए का दिया गया है, 45,500 का फर्नीचर दिया गया है, तो इसका 10% कितना होगा, एड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कितना 10% ऑफ 45,500 मतलब 4,550, ओके, जस्ट टेक टोटल ऑफ दिस आएगा, दोनों को टोटल कर लो 38,600 आएगा, इसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, और कितना आया ये हमारा 38,600। ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पे पुटअप करनी है 38,600। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द provisions of recognized provident fund first, and after that we will come back to our problem. So look at the screen carefully. Provident funds क्या होते हैं, let us discuss that first and then we will go back to our problem. अगर ये चीज आपके नोट्स में नहीं है, जस्ट ये this is not in your notes, so you can if you wish you can take screenshot of this thing and write it down in your taxation book. Okay,
तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? टू इंकरेज द सेविंग फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। सोशल सिक्योरिटी के लिए या रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड्स शुरू किए। ओके, ये जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ना, इसमें ये काम कैसे करते हैं कि हर महीने एम्प्लॉय अपनी पगार में से, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा जो है, फिक्स परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी वो प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, और जितना एम्प्लॉय जमा करता है उतना ही इक्वल पैसा गवर्नमेंट भी जमा करती है, कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयर, नॉट गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। ये जो जमा हुआ पैसा है, इस पे इंटरेस्ट मिलते रहता है एम्प्लॉय को, और वो पैसा भी एम्प्लॉय के अकाउंट में ही जमा होते रहता है। और ये सब पैसा रिटर्न कब मिलता है या वापस कब मिलता है? कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, ओके, या एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, तो एम्प्लॉय के जो परिवार वाले हैं, वो फैमिली मेंबर्स है, जो हायर्स है उसके, उनको फुल पेमेंट जो है वो मिलता है। तो इंडिया में जो प्रोविडेंट फंड्स है वो 4 टाइप के हैं। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और चौथा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, इस तरीके के 4 प्रोविडेंट फंड है। एक एक करके हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते कि ये क्या है। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड जो किसी एक्ट के तहत शुरू हुआ है, स्टैट्यूट या एक्ट। ओके, तो इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की शुरुआत 1925 में हुई थी, और एक एक्ट पास किया गया था तब ब्रिटिश इंडिया में, प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1925। ओके, और इस फंड को शुरू क्यों किया गया था? टू प्रमोट सेविंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनमें सेविंग प्रमोट करने के लिए ये प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो शुरू किया गया था। ये जो फंड मेंटेन होता है ना, ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, जो लोकल बॉडीज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब के एम्प्लॉयज के पैसे को मैनेज करने के लिए, रिटायरमेंट के पैसे को मैनेज करने के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन किया जाता है। ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर हर महीने पैसा जमा करता है, एम्प्लॉय भी हर महीने जमा करता है, और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। जब भी एम्प्लॉय रिटायर करता है जॉब से या सर्विस छोड़ता है, उस वक्त उसके पास जो भी उसके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ पैसा है, वो पैसा उसको मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी उसको ये पैसा मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसका जमा किया हुआ पैसा उसको रिटर्न मिलता है, तो उसके पैसे पे कमाए हुए इंटरेस्ट पे उसको कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगता। इट इज अ कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड इनकम। ओके, प्रोविडेंट फंड के पैसे पे या प्रोविडेंट फंड के पैसे के ऊपर मिले हुए इंटरेस्ट पे कोई भी टाइप का टैक्स कहीं पे भी नहीं लगता। ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। सेकंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो एक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड नहीं है, किसी कंपनी ने खुद उसके एम्प्लॉयज के लिए वो प्रोविडेंट फंड जो है वो शुरू किया है। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंपनी लिमिटेड ने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शुरू किया है। टाटा एंड सन्स में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है, सबका पैसा उस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। ओके, ऐसा टाइप का फंड शुरू करने से पहले आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। वो परमिशन रिकॉग्नाइज दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन इट्स अ प्राइवेट प्रोविडेंट फंड। ओके, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है दोनों उसमें पैसा जमा करते हैं। आपको डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 80C में प्रोविडेंट फंड पे जमा किए हुए पैसे पे। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो फंड होता है इट इज अ गवर्नमेंट फंड। ओके, ये जो फंड होता है इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड, लेकिन
इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको रिकॉग्निशन मिलता है, परमिशन लेते हो और इस पे रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये नॉट जो है वो निकाल लेना है आपको। ओके, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, रिकॉग्नाइज मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसको रिकॉग्निशन दिया है। अनरिकॉग्नाइज मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको कोई भी टाइप का रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही जिसको हम कहते हैं रिस्की प्रोविडेंट फंड्स में आता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई कंपनी, कोई छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती है, वो रिकॉग्नाइज्ड या स्टैट्यूटरी फंड में पैसा ना जमा करते हुए प्राइवेट फंड में पैसा जमा करती है। प्राइवेट फंड क्या हुआ, ये अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। किसी दिन अगर कंपनी बंद हो गई तो उसके साथ साथ एम्प्लॉय का ये पैसा भी जो है ये भी डूब जाता है। तो एम्प्लॉयज का पैसा भी जो है वो डूब जाता है। तो ये थर्ड टाइप है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इस पे आपको कोई सम्स जो है वो नहीं आने वाला, आपको मोस्टली सम्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे ही आते हैं। ओके, और लास्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, पीपीएफ आपने बहुत बार सुना होगा। पीपीएफ का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंड जहां पे कोई भी पब्लिक अपना पैसा जमा कर सकती है। ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होते हैं उसमें सिर्फ आपके जो नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज है वही पैसा जमा कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बिजनेसमैन? ठीक है, व्हाट अबाउट शॉपकीपर, जो छोटे व्यापारी है, वो अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे? वो रिटायर नहीं होने वाले क्या? रिटायर तो वो भी होने वाले हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड शुरू किया है, पीपीएफ। ये कब शुरू हुआ है कि 1968 में गवर्नमेंट ने पीपीएफ शुरू किया है। और पीपीएफ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, एक्टर्स, ट्रेडर्स वगैरह। ओके, ये लोग जो है ये अपना पैसा जो है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें जो है ये चार टाइप के प्रोविडेंट फंड्स है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब भी आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो ठीक है, आपकी मर्जी है कितना भी आप पैसा जमा करो, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें लिमिटेशन होती है कि एम्प्लॉयर कितना पैसा जमा कर पाएगा, एम्प्लॉय कितना पैसा जमा कर पाएगा और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल पाएगा। तो उतना हमको पहले डिस्कशन करना है, and after that we will go back to our problem. Recognized provident fund. Okay, recognized provident fund जो है, सपोज आप एक पर्सन हो एक्स, ठीक है, जिसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट जिसने ओपन किया है। कौन है ये? मिस्टर एक्स। ओके, ये कंपनी में काम करते हैं ए बी सी लिमिटेड। ओके, ए बी सी लिमिटेड में ये काम करते हैं। तो अभी इनका जो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा, ये इनका जो बैलेंस होगा, इसमें हर साल कितना कितना पैसा कौन कौन इन्वेस्ट करेगा। तो मिस्टर एक्स जो है वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसा हर साल फंड में जमा करेंगे। ठीक है, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा हर साल मिस्टर एक्स जमा करेंगे। जितना पैसा मिस्टर एक्स जमा करेंगे उतना ही इक्वल पैसा जो है वो एबीसी लिमिटेड भी जमा करेगी, मतलब एम्प्लॉयर। मिस्टर एक्स जितना जमा करेंगे उतना ही पैसा एबीसी भी जमा करेंगी। ओके, इसी के साथ साथ जो यहाँ पे ऑलरेडी जमा पूंजी है, हर साल इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो इंटरेस्ट जो मिलता है बाहर आता है, वो बाहर नहीं आता, वो फिर से उधर ही इन्वेस्ट होता है। ओके, और ये फंड जो है ये ग्रो करते रहता है। आप इसमें हर साल पैसा जमा कर रहे हो, इसमें हर साल जो जमा पैसा है उस पर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, जिसकी वजह से ये फंड जो है ना ये बढ़ता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये काफी अच्छा इसमें पैसा जमा हो जाता है। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड बेटा, एक मिनट।
सर एक मिनट, मैं क्या बोल रही थी, आपने जो थर्ड सिखाया ना अनरिकमेंडेशन, उनका स्क्रीन डिस्प्ले करो ना 1 मिनट के लिए। ओके ठीक है सर। ये समझा आपको। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होगा उसमें कौन सा पैसा जमा होगा? आपका खुद का पैसा जमा होगा, आपका एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा जमा करेगा और आप उस पर इंटरेस्ट भी कमाओगे। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है। आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है। आप आपकी सैलरी का 50% भी जमा कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जितना पैसा जमा करोगे उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। तो इस पे लिमिटेशन ऐसा है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी 12% से ज्यादा, आपकी सैलरी के 12% से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। उससे ज्यादा अगर वो जमा कर रहा है तो जो ज्यादा की एक्स्ट्रा अमाउंट है इट विल बी टैक्सेबल। ओके, इट विल बी टैक्सेबल। 12% तक के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा आपके इंप्लॉयर के ऊपर। आपका इंप्लॉयर जो आपकी सैलरी में पैसा जमा कर रहा है 12% तक वो कर सकता है। 12% से ज्यादा, आपकी सैलरी के 12% से ज्यादा अगर वो जमा करता है तो इट विल बी टैक्सेबल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सेकेंड पॉइंट है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा पूंजी पे, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, अगर वो 9.5% से ज्यादा है तो अगेन इट विल बी टैक्सेबल। 9.5% तक नो प्रॉब्लम, बट 9.5% से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना भी करो, 50%, 60%, 70%, वॉट एवर, इट विल नेवर बी टैक्सेबल। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए? 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ब्याज जो मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितने परसेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए? तो 9.5% के ऊपर वो नहीं जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल जो मेरी नोट्स है उसमें ही देखो, यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। देखो कि जो एसएससी है वो, उसका ये डिटेल्स है कुछ, उसने कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीडेशन टू द recognized provident fund if following information is provided by the SSC. कमीशन पे 7,500 रुपीज उसका बेसिक सैलरी है। कमीशन उसको मिलता है 6,000 रुपीज। कमीशन कितना मिलता है? 6,000 रुपीज। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 14% ऑफ सैलरी। और इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है? 12% मिल रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, जस्ट यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटर देखिए, ये उसका पहले तो आप सैलरी देखिए, सैलरी कितना मिल रहा है? 7,500 उसका सैलरी है। ओके, तो 7,500 इंटू 12 करो, 90,000 आता है। 7,500 इंटू 12, 90,000 प्लस कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 6,000। मतलब टोटल सैलरी कितना हो रहा है उसका? 96,000 रुपीज टोटल सैलरी हो रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रहा है? टोटल सैलरी कितना हो रहा है उसका? $96,000। अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है क्या कि कितना टैक्सेबल रहेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब आपके पास, सबके पास कैलकुलेटर्स है। ओके, आपके सबके पास कैलकुलेटर्स है। जस्ट ओपन योर कैलकुलेटर्स एंड कैलकुलेट करो उसे
एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 96,000 रुपीज की सैलरी पर 14%। तो 96,000 का 14% करो, कितना आता है? 13,440 आ रहा है सभी का? यस सर। ओके, ये एम्प्लॉयर इतना पैसा जमा कर रहा है, 13,440 रुपया एम्प्लॉयर जो है वो जमा कर रहा है। ओके, अब कितना? ओके, ये तो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। अलाउेबल कितना है? अलाउेबल कितना है? तो 96,000 रुपीज का 12% तक ही अलाउेबल है। ओके, 12% तक ही अलाउेबल है। तो 96,000 रुपीज का 12% कितना आता है? 11,520 रुपए आता है। ठीक है, अलाउेबल है 11,520। आपका एम्प्लॉयर जो है वो जमा कर रहा है 13,440। तो वो एक्स्ट्रा कितना जमा कर रहा है? 13,440 माइनस 11,520, 1,920। ये एक्स्ट्रा पैसा जो है, ये एक्स्ट्रा पैसा आपका एम्प्लॉयर जो है वो जमा कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा के हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल पोर्शन। ओके, इस एक्स्ट्रा जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड। इतना टैक्स लगेगा, इतने अमाउंट पे क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन की बात। सेकंड हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 12% के हिसाब से 24,000 रुपए मिल रहा है। ओके, 12% के हिसाब से 24,000 रुपए मिल रहा है। अब यहां पे आपको उल्टा कैलकुलेशन करना है। ओके, उल्टा कैलकुलेशन कैसे करना है? आपको कितना मिल रहा है? 24,000 मिल रहा है। ये क्या है? 12% है। ठीक है, ये क्या है? 12% है। तो 9.5% कितना होगा? समझ में आ रहा है? 24,000 अगर 12% है तो 9.5% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 19,000। ये समझ में आ रहा है कि आपको? कि शायद ये नहीं समझेगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा है। इसको मैं थोड़ा और इजी करके आपको समझाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दो सर। 24,000 किस अमाउंट पे निकाली गई है? नहीं, 24,000 डायरेक्ट दे दिया गया है। और ये कैसे निकाली होगी? तो ये जो होगा ना आपका, उस पे जो अभी तक का बैलेंस होगा प्रोविडेंट फंड में, जो आपका बैलेंस होगा उस पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको 24,000 मिला है। बैलेंस कितना होगा अपने को पता नहीं है। ओके, तो उन्होंने सब में क्या दिया है कि 24,000 रुपया ब्याज मिला है। ओके, ये क्या है? 24,000 रुपया क्या है? ये इंटरेस्ट है। ओके, कितना परसेंट से? 12% से ये इंटरेस्ट है। 12% ही है ना? क्या कुछ अलग अमाउंट है? देख लेते एक बार। यस, 12% है। तो अभी इसको आप कैसे, इसको एक दूसरा तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि 24,000 जो है ये 12% के हिसाब से इंटरेस्ट है। मतलब ये अमाउंट क्या होगी? 24,000 हमको अगर मिल रहा है 12% के हिसाब से, तो इसकी मुद्दल अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? कि 24,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलती है? आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, पता है क्या? रेट अपॉन 100, ऐसा कुछ तो भी है ना? याद आ रहा है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स नहीं? चलो जान दो, इतना तो फॉर्मूला बाजी नहीं करेंगे। सिंपल बताता हूं मैं आपको। आपका पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर लीजिए। 24,000 डिवाइडेड बाय 12%, या 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 कीजिए, कितना आता है बताइए मुझे। टू लाख। ये 2 लाख रुपया क्या है? ये आपके आरपीएफ पे जमा हुआ पैसा है। ये 2 लाख पे 12% के हिसाब से 24,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
जैसे अभी मुझे विशाल ने पूछा था कि सर ये 24,000 कहाँ से आ रहा है, तो ये 2 लाख रुपए का बैलेंस आपके आरपीएफ में पड़ा है जिसपे आपको 24,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। यहां तक समझ में आया? यस सर। अभी इंटरेस्ट आपको 12% के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अलाउेबल इंटरेस्ट जो है वो आपको सिर्फ 9.5% का ही अलाउेबल है। तो 2 लाख रुपए का 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9.5%, 19,000। तो कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से 19,000 इंटरेस्ट होना चाहिए था। आपको मिल रहा है 24,000। मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक्सेस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 24,000 माइनस 19, तो 5,000। तो 5,000 का आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो 5,000 का आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और 1,920 रुपए आपका टैक्सेबल पोर्शन ज्यादा हो रहा है। मतलब टोटल टैक्सेबल कितना रहेगा? 1920 प्लस 5,000, 6,920 विल बी द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ आरपीएफ। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा एटलीस्ट। अब हमारे सम पे आते हैं हम लोग। ओके, अब हमारे सम पे आते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया है कि 15% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ने 15% बेसिक सैलरी का क्या किया है, तो 15% बेसिक सैलरी का पैसा कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की तरफ। अब एम्प्लॉय तो हमने पहले भी बोला कि भाई एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे उससे हमको कोई फर्क नहीं गिरता। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में? 12%। 12% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12% से ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल लिखना है जस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 15% ऑफ बेसिक। ठीक है, 15% ऑफ बेसिक। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। एम्प्लॉयर कंट्री टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक। इनर कॉलम में कैलकुलेट करना है। बेसिक सैलरी है 1,16,000, इसका 15% कितना आता है? 17,400 आता है। कितना आता है? 17,400। करके देख लो, आपका भी 15% ये आ रहा है क्या? देखो लेस एग्जेम्प्ट अप टू कितने रुपए तक, कितना तक एग्जेम्प्ट होता? तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी। 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो निकालो 12% निकालो, कितना आता है? 1,16,000 का 12% कितना आता है? 18,500। 18,500। फिर से करो। 13,920। 13,920, 13,920। ओके, तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर चुका है, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना कर चुका है बताओ मुझे, उतना टैक्सेबल रहेगा। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना किया हमने? ज्यादा कितना हो गया हमसे? एम्प्लॉयर से कितना ज्यादा हो गया? तो 17,400 में से 13,920 लेस करो। 3,480 सर। करेक्ट, 3,480। ये क्या है? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। ओके, 3,480 हो चुका सम। अब इसका टोटल आप अगर लेते हो तो इट विल कम टू 2,69,080। उसमें से 3,500 रुपए आपको जो है वो माइनस करने प्रोफेशन टैक्स के। फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो 2,65,580 रुपीज का। एक मिनट, एक चीज अपनी रह गई है। ठीक है, करते हैं।
यहां तक आपका देखो टोटल बराबर आ रहा है 2,69,080। अब लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। हर सम में मैंने कहा आपकी वो कंपल्सरीली पुट अप कर देना है 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद 3,500 तो हमने पहले ही लिखे प्रोफेशन टैक्स के, ये दोनों चीजें लेस कर देनी है। नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कुलकर्णी विल कम टू 2,15,580।